कुछ कभी कभी पीते हैं तो कुछ ज्यादा पीते हैं, कुछ खुशी में पीते हैं तो कुछ गम में पीते हैं, कुछ अकेलेपन को मिटाने के लिए पीते हैं तो कुछ स्टेटस दिखाने के लिए, कुछ मर्दानगी जताने के लिए पीते हैं तो कुछ टाइमिंग बढ़ाने के लिए, कुछ दुनिया से गाफिल होने के लिए पीते हैं तो कुछ दुनिया बदलने के लिए। मसला तब आता है जब ये आदत से मजबूरी और फिर पछतावा बन जाता है। और फैक्ट ये है कि इस स्टेज पर हर पीने वाला आता है। शेक्सपियर ने कहा था कि इट इंक्रीज द डिजायर बट डिक्रीज द परफॉर्मेंस। लेकिन हमारे यहाँ लोग हर किस्म की परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए पीते हैं। ये वो चीज है जो ट्रैफिक सिग्नल से लेकर बंगलों तक पाई जाती है, जो अमीर को रोड और गरीब को मौत के मुंह तक ले आती है, जिसकी कीमत चंद 100 से लेकर करोड़ों तक जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं चर्स की। यकीनन आपके जहन में चर्स का नाम सुनकर रोड पर पड़ा कोई चर्सी आया होगा, लेकिन थिंक कि ये वीडियो देखने के बाद आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी, क्योंकि 70 साल से हम हालत जंग में हैं, मुआशी तौर पर हालत नंग में हैं और 80% अवाम हालत भंग में है। इन सिंपल वर्ड, चर्सी। मैंने बोला यार अम्मा स्लीपिंग पिल्स खाती हैं, बाबा भी शराब पीते हैं, तो मैं भी तो इतना हर्ट हुआ हूँ, क्या पता मुझे इस चीज़ से सुकून मिल जाए। नशा लत है, आदत है, शौक है, मजबूरी है। पेरेंटिंग रोल भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कहीं ना कहीं मेरा नशा करने में पेरेंटल गाइडलाइन मैं कहता हूँ मेरे घर अम्मी अब्बू ने नहीं पढ़ी। 10 साल के बाद मेरी फैमिली को पता चला कि आई वॉज यूजिंग ड्रग्स। यंग बच्चे जब नशा करते तो इतनी जल्दी पकड़े नहीं जाते। 3 तोहफे कहते हैं अफ़गान जंग के हमें मिले, जिसमें से एक क्लाशनकोव थी, दूसरा अफ़गान था और तीसरी हीरोइन थी। मुझे नहीं पता था कि किस टाइम पे ये इसकी मुझे लत लग जाएगी। सेक्सुअल लाइफ भी वाइफ के साथ तो वो काफ़ी डिस्टर्ब हो गया था। नशे के बगैर वो बिल्कुल भी उसमें वो मज़ा नहीं। भाई खुशी थी, पी के भूख लगती थी। घर में ऐसी बातें करने लगा कि भाई घर में गोश नहीं खाओ, तर्जुमे में नमाज कुरान पढ़ो वरना नहीं पढ़ो, तलफ़्फ़ुज़ गलत हो जाता है। तो अरबी में खुदा की शान में गुस्सा क्या कर रहे हो आप लोग, या तो अरबी सीखो आप लोग। जब इस नशे पे गया तो समझ लो फिर वो हर चीज़ से गया। क्योरेबल नहीं है, ट्रीटेबल है। लेकिन सवाल यह है कि चर्स इंतहाई खतरनाक होने के बावजूद इतनी आम क्यों है? ये कब और कैसे स्टेटस सिंबल बन गई? अगर ये नुकसानदेह है तो फिर क्यों ट्रक और बस ड्राइवर चर्स पीने के बाद ज्यादा अच्छा ड्राइव करते हैं, स्टूडेंट ज्यादा अच्छा फोकस्ड हो जाते हैं, एंजाइटी और स्ट्रेस खत्म हो जाती है? क्या ये अमीर के लिए फायदेमंद और मिडिल क्लास या गरीब के लिए नुकसानदेह? अमीर चर्सी और सिग्नल पर पड़े हुए गरीब चर्सी में क्या फर्क है? जितनी सख्ती से इस्लाम में शराब पर पाबंदी है, क्या वैसे ही चर्च के लिए भी हुक्म है? आइए इन सब सवालों के जवाब ढूंढते हैं। हमारा मुल्क कई लिहाज से डिवाइडेड है, जिसमें क्लास डिवीजन्स भी हैं। इसलिए इस वीडियो में एक नहीं 3 कहानियां हैं, एलीट, मिडिल और लोअर क्लास की। सोच रहा हूं पहले इन तीनों क्लास के कैरेक्टर्स से मिलवाऊं या चर्सी चूहे का बताऊं? जी, चर्सी चूहा। चलें थोड़ी देर में बताता हूं। पहले गरीब और अमीर चर्सियों में फर्क समझाता हूं। 16 साल शाहजेब का ताल्लुक एक अमीर घराने से है। माँ बाप ने बचपन से ही किसी चीज में कमी नहीं होने दी, जो मांगा मिल गया। अब्बा बिजनेसमैन थे, अम्मा पॉलिटिशियन। घर में कोई रोक टोक नहीं थी। शाहजेब बहन भाइयों में दूसरे नंबर पर था। अच्छे स्कूल में पढ़ता था और पढ़ता भी अच्छा था। मुस्तकबिल कंफर्म जन्नती तो नहीं, लेकिन कंफर्म रोशन जरूर था। उसे एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना था। मगर फिर ऐसा क्या हुआ जो शाहजेब को अर्श से फर्श पर ले आया? इसके बारे में बताऊंगा, मगर उससे पहले जैन के बारे में जानना जरूरी है, जो 24 साल का है, मिडिल क्लास लड़का है। अब्बू प्राइवेट जॉब करते हैं और अम्मी हाउसवाइफ हैं। ये घराना खासा दीनदार है, इतना दीनदार कि जैन के वालिद मोहल्ले में हाजी साहब के नाम से मशहूर है। ये हाजी साहब नाम याद रखिएगा। हाजी साहब मिजाज में काफी सख्त हैं, इसलिए बच्चे अब्बा से दूर दूर रहते हैं। जैन क्योंकि घर में बड़ा है, इसलिए जिम्मेदारियां भी ज्यादा हैं। बहन की शादी, छोटे भाई की पढ़ाई, सिर्फ अब्बा की सैलरी में कैसे होगा? जैन मेहनती भी है और फोकस्ड भी। उसे जल्द अज जल्द अपने पैरों पर खड़ा होना है, मगर उससे पहले जैन के पैरों से जमीन निकल जाती है। कैसे, ये भी बताऊंगा। इस कहानी को भी पार्क कर लीजिए। ये 2 कहानियां होल्ड हो गई। अब चलते हैं तीसरे कैरेक्टर की तरफ, अमजद, जो सिर्फ 10 साल का है। अभी दुनिया भी ठीक से नहीं देखी। किस्मत ने उसे खेलने कूदने की उम्र में काम पर लगा दिया। क्योंकि अब्बा माजूर हैं, इसलिए अमजद कारखाने में काम करके घर चलाता है। उसके तो ख्वाब भी बड़े नहीं हैं, जिंदगी आराम से कट जाए, बस यही काफी है। इस गरीब घराने की जिंदगी काफी मुश्किल है,
लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि ये मुश्किल कुछ भी नहीं, क्योंकि आगे एक सानेहा उनका इंतजार कर रहा है। जो एडिक्शन है वो अमीर गरीब नहीं देखती है। ए क्लास लोकेशन में बैठकर नशा करें या सी क्लास लोकेशन में बैठकर नशा करें, इफेक्ट्स वही होंगे। ड्रग्स से पहले बहुत एक सुपर ब्रिलियंट, आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ अ सिटी स्कूल। मतलब एक होता है ना कि सबसे टॉप क्लास, स्पोर्ट्स में सबसे आगे, पोजीशन होल्डर। मैं माशाल्लाह से बहुत अच्छा बिल्डर था, मैं आर्म रेसलर था। मैं एक टाइम ऐसा आता था, मैं अपने ख़ानदान में जाता था तो मेरे कज़न्स आते थे, वो बॉडी बाइसेप पकड़ के कहते थे शाहिद भाई ये कैसे बनाया, वो कैसे बनाया। फुटबॉलर हूँ मैं, अच्छा फुटबॉलर हूँ, क्रिकेटर हूँ, बॉडी बिल्डिंग का शौक है, अभी भी शौक है, गाने का शौक है। अब ये 3 कैरेक्टर्स की 3 कहानियां हो गई, एलीट क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। इन तीनों कहानियों को आगे सुनाता हूं, लेकिन अभी आपके लिए जानना जरूरी है कि लेट 70s में कैनेडियन साइकोलॉजिस्ट ब्रूस अलेक्जेंडर ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम था रैट पार्क। उसने एक जगह ली जहां एक पिंजरे में एक चूहा रखा और दूसरी जगह कई पिंजरों में कई चूहे। एक चूहा अकेला था, न खेलने की कोई चीज पास थी, और जहां कई पिंजरों में चूहे थे उनके पास खाना पीना, स्लाइड, लाइट्स, सब कुछ था। वो एक दूसरे से इंटरेक्ट भी कर सकते थे। जो साइकोलॉजिस्ट था ब्रूस, उसने अकेले चूहे के पिंजरे में और जो दूसरे चूहों के पिंजरे थे उन दोनों में नशावर चीज रख दी। कुछ दिन बाद उसने देखा कि वो चूहे जो एक साथ बंद थे, जो पिंजरों में थे, जिनके पास बहुत सारा खाना पीना, एंजॉय का सामान मौजूद था, उन्होंने उस नशे को चखा तक नहीं। दूसरी तरफ वो अकेला चूहा जो अकेला पिंजरे में बंद था, वो चरसी चूहा बन गया। ये याद है ना शाहजेब? इसकी सिचुएशन भी उस तन्हा चूहे की जैसी थी। वो एक अच्छे घराने का लड़का था, मगर उसके घर में उसको देने के लिए किसी के पास वक्त नहीं था। अब्बा बिजनेस के सिलसिले में बाहर रहते थे, अम्मी सियासत की वजह से बिजी रहती थी, बड़ी बहन का अलग कमरा था, उससे भी कोई खास इंटरेक्शन नहीं होता था। इसलिए शुरू से ही उसका अपनी फैमिली से फासला रहा, जो वक्त के साथ साथ बढ़ता चला गया। वो अकेले बोर होने लगा, और जब किसी को घर से वक्त ना मिले तो फिर वो बाहर देखता है। शाहजेब अपनी फैमिली होते हुए भी अकेला था। क्या सोच रहे हो, क्यों सोच रहे हो, किस मसले में हो, तुम्हारी प्रॉब्लम्स का हल हम निकाल सकते हैं, ऐसा कहने वाला, पूछने वाला उसके पास कोई नहीं था। एक दिन वो सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा था। हाँ, जिस तरह शायद स्क्रॉल करते हुए आपको मैं मिला हूं, लेकिन उसे कोई और मिला। प्राइवेट पार्टीज एवरी नाइट वीडियोस देखकर शाहजेब दंग रह गया। जहां लोग हंस रहे थे, डांस कर रहे थे, उनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो जिंदगी को भरपूर एंजॉय कर रहे हैं। प्यासे को और क्या चाहिए, कुआं। उसने फौरन नंबर निकाला और बुकिंग करवा ली, लेकिन शाहजेब को ये नहीं पता था कि ये वो कुआं है जिसमें नीचे दलदल है। जो अमीर घराने के या मिडिल क्लास के भी जो बच्चे हैं, वो मुख्तलिफ पार्टीज़ में जाते हैं। डांस पार्टी हो रही है या कुछ और पार्टीज़ हो रही हैं जहाँ पर मेल फीमेल दोनों मौजूद हैं, और वहाँ पर इस तरह की चीज़ें आम होती हैं फार्म हाउसेज़ में। तो वहाँ से उनको अपने दोस्तों के ज़रिए ये लत लग जाती है। 8-10 साल की उम्र होगी, मुझे कैनबीस का इंट्रोड्यूस करवा दिया गया। चेन स्मोकर था, सिगरेट पीता था कभी कभी ओकेजनली, तो मुझे कैनबीस उसमें मिला के पिला दिया। आई डिडंट इवन नो दैट व्हाट इज इन दिस सिगरेट। कुछ लोगों की फैमिली में होती है ये चीज़, कुछ लोग जो है वो जीन्स के थ्रू कैरी करते हैं। मेरे बाबा की ही बॉटल थी, क्योंकि मैंने अपने बाबा को बचपन से ड्रिंक करते हुए देखा था, और बाबा की बॉटल से पहला सिर्फ अल्कोहल का लिया था। मेरे वालिद साहब भी 24 घंटे पाउडर पीते थे, और मेरी अम्मी ने मेरे को शादी में एक्स्ट्रा तोहफा किया था, वरना नशे से किसी को एतराज नहीं था मेरे घर वालों में। वो दिन भी आ गया जब शाहजेब पार्टी में था, जिसको लाइट्स ऑन थी। कुछ लड़के और लड़कियां डांस कर रहे थे, कुछ ड्रिंक्स। शाहजेब, जो कि स्मोकिंग भी नहीं करता था, फर्स्ट टाइम किसी ने उसे चर्स ऑफर की। उसने पफ लिया, खांसी आई, मुंह में कड़वाहट भी फील हुई। साथ बैठी लड़की ने कहा, यार इसको इनहेल करो और कुछ देर बाद बाहर निकालो। दूसरे और फिर तीसरे पफ ने शाहजेब को उसी स्टेट में पहुंचा दिया जहां वो जाना चाहता था। तन्हाई, शिकायत और गम सब खत्म हो गया। जब हम उसको शुरू करते हैं और समझे हमने एक उसकी डोज ली, उसके बाद होता ये है कि थोड़ी देर तक उसका इफेक्ट हमारे अंदर रहता है। हम खुश भी होंगे, हम काम भी करें, हम सब कुछ करें, थोड़ी देर बाद हमें एक कमी फील होना स्टार्ट होती है। अगेन वी डू द ड्रग्स। मिनट का वो सेकंड 60 सेकंड्स का टाइम होता है जिसमें आप पीसफुल हो जाते हो। उसके बाद फिर आपकी वही साइकिल घूम रही होती है कि आप करना कहाँ से, पैसे कहाँ से करने हैं। हर दिन तो घर वाले 5,000 नहीं देंगे ना आपको। तो बोलते हैं ना कि फैंटेसी में चले आना, वो था मेरे लिए।
सबसे पहले चर्च पीना। मुझे पता नहीं था कि इसका मैं एडिक्ट बन जाऊंगा। शौक में ट्राई किया और लत लग गई फिर इसकी। एक रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान की 25% यूथ जिसकी उम्र 15 से 19 साल के दरमियान है, किसी न किसी किस्म का नशा करती है और उनमें सबसे ज्यादा किया जाने वाला नशा चर्स है। एक रिसर्च देख रहा था मैं जिसमें एक अंदाजे के मुताबिक अपर मिडिल क्लास में तकरीबन 10 लाख अफराद ऐसे हैं जो कि नशा करते हैं। पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, शाहजेब भी उन्हीं में से एक था। अब आ जाइए दूसरी तरफ, जैन। उसकी सिर्फ जिंदगी ही शाहजेब से मुख्तलिफ नहीं थी बल्कि चर्च तक पहुंचने की कहानी भी अलग है। सिगरेट तो वो पीता ही था। एक दिन यूनिवर्सिटी में फ्रेंड्स के साथ स्टडी करते लेट हो गया, सब थक गए तो किसी ने कहा चलो फ्रेश हो जाते हैं और उसके लिए ये सिगरेट ट्राई करो। भरी हुई। जैन जानता था कि वो क्या है मगर हाजी साहब से डरता बहुत था, इसलिए साफ मना कर दिया। मगर जब दोस्तों ने मजाक उड़ाना शुरू किया कि अबे तू तो बच्चा बना हुआ है, तेरे अब्बा को बताएगा कौन, उसको जबरदस्ती हाथ में पकड़ाई कि कंट्रोल में हो तो मसला नहीं है, हम भी लिमिट में पीते हैं, नशे ही थोड़ी हैं हम। फिर दूसरे ने हाथ से सिगरेट ले ली, कहा भाई जब तुझे अभी से अपने आप पर भरोसा नहीं है तो आगे क्या होगा, रहने दे मत पी। बस ये सुनना था कि जैन ने वो सिगरेट दोस्त के मुंह से छीनी और एक लंबा कश लगाया। लोग चढ़ाते हैं यार, क्या बच्चा, अभी तक बच्चा है, एक कश तो लगा के था, क्या बच्चा, मम्मी डैडी बच्चा 25 साल का हो गया, एक कश नहीं लगाया। वो फिर इज्जत और अना पे बात, ईगो आ जाती है, ईगो हट होते हैं यार। जिसने मुझे ताना दे दिया बच्चे मम्मी डैडी होने का, टू प्रूव हिमसेल्फ अ मैनली लुक कि मैं आई एम ए मैन, ग्रोन अप मैन, फिर वो सिर्फ अपने दोस्तों को नलिफाई करने के लिए वो ये करता। अच्छा मुझे ताना दे तो अब मैं पी के दिखा। पहला नशा मैंने तो अगर नशे में देखा जाए तो चरस का करा था, कॉलेज में करा था। उनके वहाँ सब मम्मी डैडी थे तो उनके साथ रह रहे के फिर सिगरेटें, फिर ऐसा ऐसा चरस शुरू हो गई थी। कॉलेज के अंदर ही शुरुआत थी। जब मैं कॉलेज में आया ना, हाइब्रो कॉलेज नाजाबाद नंबर ब्लॉक एच, तो वहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ कि यार लोग फन करने के लिए हैश पीते हैं, वीड पीते हैं। कॉलेज में नशा मिलना बहुत आसान है। तालीमी इदारों में काम करने वाला दीगर स्टाफ, वहाँ चलने वाली कैंटीन्स, रेस्टोरेंट्स, कैफ़े, इन सब का स्टाफ जो है वो नशे की सप्लाई करता है। हेरल्ड ने केपीके के शहर चारसद्दा पर एक तहकीक की जहां 100 से ज्यादा स्कूल, 30 कॉलेजेस, बाचा खान यूनिवर्सिटी और शहर के बड़े मराकज़ शामिल थे। इस तहकीक के मुताबिक ज्यादा एजुकेटेड अफराद आइस के आदी थे और उनमें से 80% मुनशियात के आदी अफराद की वजह दोस्तों का असर था, यानी गैदरिंग थी। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ज्यादातर यूथ नशे का आगाज किसी स्कूल या कॉलेज से ही करती है। मगर रिस्क पर सिर्फ स्कूल या कॉलेज जाने वाले बच्चे ही थोड़ी हैं। अमजद तो स्कूल गया ही नहीं था लेकिन उसे भी ये लत लग गई। असल में वो कच्ची आबादी में रहता था। वो गर्मियों की एक रात थी और लाइट का अता पता नहीं था। अमजद बाहर बैठा आसमान पर अपनी किस्मत का सितारा ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो उसी के मोहल्ले का लड़का था जो अमजद को पुल के पास ले गया और फ्री में चर्स ऑफर की। अब मुफ्त की चीज थी, गरीब अमजद के लिए यही बहुत था। वो पीने लगा। एक रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान में चर्स का इस्तेमाल करने वालों में 50% मजदूर तबका है जो कर्जा, कम तनख्वाह, सख्त मेहनत की वजह से नशा इस्तेमाल करते हैं। अमजद भी सारा दिन कारखाने में मेहनत करता, घर पर आकर अम्मा का हाथ बटाता। खेलने कूदने का वक्त तो था ही नहीं। स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए उसके पास नशे से बेहतर कोई और ऑप्शन नहीं था क्योंकि ये सस्ता भी था और कभी कभी फ्री में भी मिल जाता था। खैर, शाहजेब, जैन और अमजद लाइफ में पहली बार वो सुकून, सुरूर, मजा और ताजगी फील कर रहे थे जिसकी तलाश उनको बर्बाद करने वाली थी। ये नशा क्लास, मजहब, रंग, नस्ल नहीं देखता। चर्स हमको पी रही है, हम चर्स को नहीं पी रहे भाई। ये खत्म सबको करती है। हाँ, फर्क बस वक्त का होता है, कोई जल्दी तो कोई देर में। ये किस तरह होता है ये आप आगे समझ जाएंगे, लेकिन इससे पहले अहम सवाल ये है कि आखिर चर्स पाकिस्तान में आई कैसे। इस्लामाबाद से सिर्फ 6 घंटे के फासले पर एक खूबसूरत वादी है जिसे तीरा कहते हैं। यहाँ की सर्द हवाएं और खूबसूरत कुदरती मंजर आप पर सहर तारी कर देंगे। और ये वही वादी है जहाँ पाकिस्तान की सबसे बड़ी चर्स मंडी लगती है। आसपास के गांव और देहातों से लोग चर्स लेकर आते हैं और इस मंडी में सेल करते हैं। इसीलिए ये मेन बिजनेस बन चुका है। ये कच्चा है, ये कच्चा माल, ये कच्चा, ये भी कच्चा है, ये भी कच्चा है, हम जमावार है। अब नशा जो है ना हाई क्लास का एक सिंबल बन चुका है। डिमांड इतनी ज़्यादा है कि अब उससे पैसा जो है वो बहुत ज़्यादा बन रहा है और जहाँ से पैसा बन रहा हो ना वहाँ को जितने भी पर्दा नशीन है ना
सब कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाते हैं। मगर ये सब कुछ अचानक शुरू नहीं हुआ। चर्च का पाकिस्तान से ताल्लुक पाक इंडिया डिवाइड से भी पहले का है। मुगलिया दौर में तो ये आम थी। मुगल बादशाह अकबर जैसे हुक्मरानों के बारे में कहा जाता है कि वो चर्च का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते थे। उस वक्त में भी ये एलीट महफिलों की जान थी। फिर मुगलों का खात्मा हुआ और बरतानवी दौर में चर्च का इस्तेमाल मजीद बढ़ गया। पाकिस्तान बनने के बाद ये चर्च KPK और बलूचिस्तान में काश्त की जाने लगी। खैबर पास के जरिए अफगानिस्तान से हशीश पाकिस्तान में दरामद की जाती थी। 1970 से पाकिस्तान के अंदर चर्च के इस्तेमाल में इजाफा हुआ। खास तौर पर शहरी इलाकों में चर्च मकबूल हो रही थी क्योंकि पाकिस्तान की यूथ वेस्ट कल्चर से मुतासिर थी। तो स्पेशली यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स, फनकार और सिंगर्स भी इसे ज्यादा इस्तेमाल करने लगे। 1980 में पाकिस्तान का अफगानिस्तान में पैदा होने वाली हेरोइन और हशीश की इंटरनेशनल ट्रेड में अहम किरदार था। जब हम सोवियत अफगान जंग में अमेरिका की सपोर्ट से अफगान मुजाहिदीन की मदद करने लगे, उसी दौरान हशीश की स्मगलिंग और पाकिस्तान में इसकी ट्रेडिंग में इजाफा हुआ। और फिर ये सिलसिला रुका नहीं, बल्कि इतना बढ़ गया कि आज हर शहरी आसानी से चर्च खरीद सकता है। मगर शाहजेब को इसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जिन पार्टीज में वो जा रहा था वहाँ की नीड तो LSD थी, जो कहलाती ही पार्टी ड्रग है। LSD बेसिकली होता ये है कि एक इंजॉयमेंट के तौर पे होता है कि आपके मूड और मिजाज को एक अच्छा कर देता है। आपको पता है यंग जनरेशन में क्या है, लड़के लड़कियां अगर एक कॉम्बिनेशन में डांस पार्टीज में जाते हैं या किसी फंक्शन में आते हैं और वहाँ पे एक अच्छा माहौल चल रहा है, तो वहाँ पे लोग वहाँ पे खुद मिलती हैं। हेरल्ड ने 220 अफराद पर एक रिसर्च की, जिसके मुताबिक आला तालीम हासिल करने वालों में 70% मर्द और 45% खवातीन मुनशियात का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये उनको रात में जागने, फ्रेश करने और फोकस रखने में मदद करती है। मगर ये शुरुआत है, जब इसकी आदत होने लग जाए तो फिर चर्च के बगैर इंसान उठ बैठ भी नहीं सकता। जैसे जैन, जो पहले कभी कभी चर्च पीता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी तलब में इजाफा होता गया। वो एडिक्शन की फर्स्ट स्टेज पर था और ये कब उसकी लास्ट हो गई उसे पता भी ना चला। अच्छा, एडिक्शन पर हम अलग डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे, आप जरूर देखिएगा आगे आने वाले दिनों में। लेकिन अभी ये समझ लें कि जिस चीज पर आपकी डिपेंडेंसी बढ़ती चली जाती है वो एडिक्शन बन जाती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स रात में छुप कर पॉर्न देखता है तो ये नॉर्मल स्टेज है, लेकिन अगर वो अपने ऑफिस के कंप्यूटर पर पॉर्न देखने लग जाए तो ये एडिक्शन है। जैन पहले महीने में एक दफा, फिर सैटरडे और संडे, और फिर सैटरडे संडे मॉर्निंग एंड नाइट, और फिर डेली पीने लगा। अब उसका कोई काम बगैर चर्च के मुकम्मल नहीं होता था। उधर अमजद भी रोजाना रात में गायब होने लगा। माँ से कहकर जाता था कि आज कारखाने में कोई काम है, नाइट लगाने जा रहा हूँ, और सारी रात पुल के नीचे बैठकर हशीश और चर्च पीता रहता। अब आप लोगों में से जो नहीं पीते हैं उनके जहन में ये सवाल आएगा कि चर्च, हशीश और बाकी ड्रग्स में फ़र्क क्या है। कैनबिस की दो खुसूसियात हैं, या तो आपको बिल्कुल लो कर देगी या वो बिल्कुल आपको हाई कर देती है। ओपिएट्स बेसिकली होती है हेरोइन। इसके विड्रॉल सिम्टम्स बड़े सीवियर होते हैं। मतलब ये अगर ना मिले तो चाहे मेरे सगा बाप हो, सगा माँ हो, तो मैं चिड़चिड़ापन, गुस्सा, चीज़ें तोड़ना, बदतमीजी करना, चोरी करना, झूठ बोल के पैसे मांगना। अब एक स्टूडेंट है, उसको रात को पढ़ना है, वो कभी चर्च नहीं पिएगा, वो आइस पिएगा। रात भर जागूंगा, एक्टिव अलर्ट रहूंगा। लाइकवाइज एक बंदा परेशान है, बहुत डिप्रेशन में, यार एक पैक चढ़ा लो, सुकून आ जाएगा। ये होता है, शराब का गिलास चलाता है, सुकून आता है, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए आता है। हर ड्रग के अलग उनके असरात हैं। सारे चरस पीने वाले हैं तो उनकी सिमिलर सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। मसलन कि वो सेडेटिव्स होते हैं, ज़्यादातर वो ज़्यादा बातें करते हैं, गुस्सा करते हैं, शक्की होते हैं। इसी तरह से अगर कोई हेरोइन पीने वाला है तो वो नहाएगा कम, आइस पीने वाला है तो वो ज़्यादा देर जागेगा, कई कई दिनों तक जागेगा। मगर इनकी एक चीज़ सब नशों में एक जैसी है कि अगर उनका जब टाइम आएगा तो उनको हर सूरत में पैसे चाहिए और वो ड्रग की तरफ जाते हैं। भाई नशा किसी भी किस्म का हो, लेकिन ये याद रखें कि सिगरेट एंड चर्च is the gateway of the world of drugs। कोई भी शख्स, उसका ताल्लुक किसी भी क्लास से हो, नशे की दुनिया में जाने के लिए एंट्री यहीं से लेता है, और वापसी कैसे हो, किस हाल में हो भी या नहीं, उसका नहीं पता। अब शाहजेब तो अमीर था, इसलिए वो नशा भी बहुत महंगा करने लगा। जितने पैसे बाप से मिलते थे वो अच्छे खासे थे, लेकिन वो भी कम पड़ने लगे। तो शाहजेब ने अपनी चीजें बेचना शुरू कर दी। वो भी कम पड़ी तो पैसे चोरी करने लगा। यही हाल जैन और अमजद का भी था। जैन ने दोस्तों से उधार लेना शुरू कर दिया, तो फिर कभी बाप की जेब से और कभी माँ की ट्रॉस से पैसे निकालने लगा। और अमजद, वो पैसे कहाँ से चोरी करता, वो तो इंतहाई गरीब था।
उसे कुछ नहीं मिला तो घर के बर्तन बेचना शुरू कर दिए। अब ये तीनों एक दूसरे से कभी ना मिले ना एक दूसरे को जानते थे, मगर इनका हाल एक जैसा होता जा रहा था। ये स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी की स्टेज पर थे। हम अड्डे जा रहे हैं, पैसे यहाँ पर पकड़ रहे हैं, वहां से चोरी कर रहे हैं, यहाँ से चोरी कर रहे हैं, बाइक अरेंज कर रहे हैं, पुलिस देख रहे हैं कहीं पुलिस ना बैठी हो। घर से अम्मी के पैसे चुराना, अब्बू के कभी पैसे चुराना, कभी झूठ बोल के पढ़ाई के उस पे कि भाई ओ लेवल्स में कुछ बुक्स आई हैं। पैसे हाँ बिल्कुल चुराना ही बोलेंगे उसको, जाहिर सी बात है। अब्बू की जेब से निकालना, चोरी छुपे से चुराना ही बोलेंगे, जाहिर सी बात है। पाकिस्तान में 60% मर्द और 45% जॉब होल्डर खवातीन मुख्तलिफ किस्म के नशे करती हैं। 50% वो खवातीन हैं जो किसी सोशल प्रेशर में आकर इस दुनिया में कदम रखती हैं, बिल्कुल सहन की तरह। और तकरीबन 60% होंगे मैरिड मर्द और खवातीन जो नशा करते हैं। क्यों? स्ट्रेस, एंजाइटी, स्टंट रिलीफ, गम भुलाने या खुद को दूसरों के लिए एक्सेप्टेबल बनाने के लिए। क्योंकि आजकल चर्च सिंबल ऑफ स्टेटस बन चुकी है। अगर आप बड़े लोगों में उठते बैठते हैं और चर्च नहीं पीते तो फिर वो आपको कबूल नहीं करेंगे। कोई ट्रॉमा हुआ फैमिली में, कोई ऐसा मिसहैप हुआ जिसकी वजह से कोई वे आउट समझ में नहीं आया, किसी ने कह दिया कि जी आप ये क्वांटिटी इस ड्रग की इतनी सी कर लेंगे तो आप जो है वो चीज़ों को भूल जाएंगे, तो उससे भी है जो लोग जो है वो ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं। मेरे बाबा बहुत अल्कोहल पीते थे, तो एक दिन अम्मा बाबा ने बहुत लड़े थे और बाबा अम्मा को ना बहुत बुरी तरीके से मार रहे थे, क्योंकि अम्मा ने इस बाबा की किसी गर्लफ्रेंड का मैसेज पढ़ लिया था। इस तरह करके मैं बड़ा होता गया। अम्मा बाबा की लड़ाइयाँ बहुत होती थी ना। एक दिन मैंने अपनी माँ को देखा कि अम्मा ना कुछ स्लीपिंग पिल्स खा रही थी। फिर मेरी अम्मा बोलने लगी मैं भी बॉयफ्रेंड्स बनाऊंगी, मैं भी ये सब करूंगी। तो ये सब चीज़ें मेरे अंदर एक लावा बनती रही बचपन से ना। मैंने बोला यार अम्मा स्लीपिंग पिल्स खाती हैं, बाबा भी शराब पीते हैं, तो मैं भी तो इतना हर्ट हुआ हूँ, क्या पता मुझे इस चीज़ से सुकून मिल जाए। लॉस्ट चाइल्ड कहलाता है हमारी साइकोलॉजी के बारे। लॉस्ट हुआ हुआ, गुम गया है वो, फैमिली के पास नहीं है, वो फिजिकली है लेकिन मेंटली नहीं है। इस तरह की फैमिलीज में फिर वो अपने आप को लोनली फील करता है, और जब लोनलीनेस फील होती है दैट लीड्स टू डिप्रेशन, और डिप्रेशन बहुत बड़ा फैक्टर है आपको नशे में लेके जाने का। सेक्सुअल लाइफ भी वाइफ के साथ तो वो काफ़ी डिस्टर्ब हो गया था। नशे के बगैर वो बिल्कुल भी उसमें वो मज़ा नहीं, फिर नशा करके वो सेक्सुअल लाइफ का एंजॉयमेंट आपको पता है। फिर तो इस चक्कर में काफी शेम का शिकार होकर के फिर मैं नशा करता था। आप हैरान होंगे ये जानकर कि 70% पाकिस्तानी ऐसे हैं जो किसी न किसी किस्म का नशा करते हैं। दूसरों को तरगीब भी देते हैं कि अगर आप मिडिल क्लास हैं, जॉब करते हैं तो रिलीफ के लिए पीना होगी, स्टूडेंट हैं तो फोकस बढ़ाने के लिए पीना होगी, शादीशुदा हैं तो स्ट्रेस खत्म करने के लिए पीना होगी, कुंवारे हैं और लड़की नहीं मिल रही तो इसी को अपना साथी बनाइए, गरीब हैं तो दुनिया से गाफिल होने के लिए पीना होगी, और अमीर हैं तो दुनिया बदलने के लिए पीना होगी। इनके पास ये बहाना होता है कि किसी से कुछ शेयर नहीं कर सकते तो फिर चर्च से ही सब कुछ शेयर करना होगा। ये हैं वो वजूहात कि अमीर हो या गरीब जहन में यही सोचते हुए चर्च को अपना साथी बनाता है। अब जैन को ही ले लें, पाप का रौब पहले से ही बहुत ज्यादा था, ऊपर से हाजी साहब ने खुद को और भी सख्त बना लिया था, इसलिए बाप और बच्चे में हमेशा डिस्टेंस रहा। जैन बचपन से ही हाजी साहब से कुछ शेयर नहीं कर सकता था, चाहे मार्क्स कम आए, नमाज कज़ा हो जाए या कोई बात जिससे जैन को इख्तिलाफ हो। घर वाले उसकी बाहर की जिंदगी से बिल्कुल वाकिफ ही नहीं थे। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की रिपोर्ट के मुताबिक वो बच्चे जो घर में अपने जज्बात और ख्यालात का इजहार नहीं कर पाते नशे की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी में बाप को एक सख्तगीर किस्म का आदमी बना दिया गया है। इसलिए यहाँ बाप और बेटे में डिस्टेंस बहुत नॉर्मल सी बात समझी जाती है। भाई खानदान में बहुत से मसाइल होते हैं जिनमें मसले को हल करने की सलाहियत, बातचीत और ताल्लुकात की कमी मजीद नशे की आदत को बढ़ाती है। और इसी बेखबरी में 3 साल गुजर गए। चर्च के बदतरीन इस्तेमाल ने जैन को जिम्मेदार इंसान से बदतमीज, बदलिहाज, बेहिश शख्स में तब्दील कर दिया। बाप से कुछ ना हुआ तो अपनी बेटी और छोटे बेटे का मुस्तकबिल बचाने के लिए जैन को घर से ही निकाल दिया। अब वो अपनी चर्च की तलब पूरी करने के लिए कटर के ढक्कन चोरी करना शुरू कर देता है। हैरान हो गए ना? ये तो कुछ भी नहीं है। लोग तो चर्च हासिल करने के लिए इतने पागल हो जाते हैं कि उसके आगे अपनी औलाद को भी नहीं देखते, ना ही कोई और रिश्ता अजीज होता है। जब मुझे मेरे जिस्म को वो चीज़ नहीं मिलेगी ना तो मैं किसी भी हद तक जाऊँगा, किसी भी हद तक। उस टाइम ना वाइफ दिखेगी, ना बच्चे देखेंगे, ना माँ बाप दिखेगा, ना बहन भाई दिखेगा। उस टाइम आपको बस नशा हासिल करना होगा, चाहे आपके पास पैसे हो नहीं हो। उसके माँ बाप नहीं, उसकी सिर्फ एक बहन। उसकी बहन जॉब भी करती थी, घर भी चलाती थी। पैसे खत्म हो गए तो पेडलर को फोन किया, भाई हमें नशा चाहिए, हम तोड़ में। उसने कहा है क्या? उस लड़के ने कहा मेरी बहन है, तुम आ जाओ।
शाहजेब भी पूरी तरह नशेई बन चुका था। वो सुबह उठकर सिर्फ ये सोचता था कि रात तक किसी न किसी तरह नशे के लिए पैसे करने हैं। वालिदैन भी जान गए थे। अब एक दिन जब शाहजेब पैडलर से चर्स लेने गया तो उसने ये कहकर मना कर दिया कि तुम्हारे बाप ने थाने में मेरे खिलाफ शिकायत की है। बस फिर क्या था, शाहजेब पागल हो गया। शुरू करने से लेकर अब तक ये पहली बार था कि जब उसे नशा नहीं मिला तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। उस दिन वो अपने बाप के पास आया, बहस शुरू हुई, लड़ाई हुई, माँ से भी बदतमीजी की और फिर पैडलर के पास जाकर माफी मांगी और फिर नशा किया। जैसे मैंने कहा था कि कोई भी चर्सी पहले ही दिन से एडिक्ट नहीं होता, बल्कि उसकी कहानी शुरू होती है जब उसे एक बार चर्स से मजा आता है और फिर सारी जिंदगी वो वही मजा ढूंढता रहता है। क्योंकि कोई भी नशा एक वक्त तक बॉडी पर असर करता है, लेकिन उसके बाद बॉडी को उससे ज्यादा की तलब होती है, यानी हैवी डोज, बड़ा नशा। 16 साल का शाहजेब जो एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना चाहता था, अपनी 19वीं बर्थडे पर उसकी जिंदगी का सिर्फ एक मोटिव था, नशा। पाकिस्तान में इतनी बड़ी तादाद में चर्स आम हो जाना ऑफ कोर्स हुकूमत और मीडिया की भी नाकामी है। हॉलीवुड हो, बॉलीवुड या लॉलीवुड, हर इंडस्ट्री की पिक्चर में हीरो या विलन पर शराब और चर्स लाजिम है। दम मारो दम, आज वो वीड पिला दे, रानी मेरे साथ माल माल फूक ले और 4 बॉटल वोडका। ये वो गाने हैं जो रोड पे चलती चिंचियों में भी आपको सुनाई देंगे। अब तो अमेज़न और नेटफ्लिक्स पर भी जो वेब सीरीज आती हैं उसमें अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड्स ही टूट रहे हैं। हर OTT में न्यूडिटी और नशा खुला दिखाया गया है। और जब एक बच्चा हीरो को नशा करते हुए देखता है जिसे वो आइडियलाइज करता है, तो एक वक्त आता है वो खुद भी ये सब कुछ शुरू कर देता है। जब कुछ कुछ होता है मूवी आई थी तो हर कोई शाहरुख और सलमान खान बना घूम रहा था। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे देखने के बाद तो कई दिलवाले दुल्हनिया ले जाने के चक्कर में जलील होते फिर रहे थे। वास्तव आई तो कितने ही नौजवान संजय दत्त बनने के चक्कर में गिरेबान चाक करके घूम रहे थे। वो अक्सर फिल्में लड़के देखते हैं, संजय दत्त की फिल्म वास्तव वगैरह चली थी तो संजय दत्त साहब लगाते हैं जी, स्नैफ लगाते हैं, ऐसे सूंघते हैं, तो मेरे को भी वो स्टाइल पसंद था। मैं स्नैफ शौक से करता था, फेवरेट नशा स्नैफ करना है जी। हीरो को देख के या विलन को देख के तो हमें ये लगता है कि जी अगर हम सो कॉल्ड ये चीज़ करेंगे तो हम लाइफ में बहुत बड़े अचीवर बन जाएंगे। तो वो लोगों को नॉलेज नहीं होती है और हम उस चीज़ को करना शुरू हो जाते हैं और अल्टीमेटली वी फेल इनटू समथिंग जो हमारे लिए डेंजरस है। टीवी में इतना आम हो गया है, दुनिया में इतना आम हो रहा है नशा कि कोई इसके छुप नहीं सकता है। उसके जो एड्स होते हैं या जो हम फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे चीज़ें देखते हैं। और एलीट क्लास, यहाँ तो चक्कर ही बिल्कुल अलग है। हर सैटरडे नाइट पार्टी, न्यू ईयर पार्टी, रमज़ान से पहले पार्टी, ईद पर पार्टी, घर में झगड़ा हो तो पार्टी, घर में कोई खुशी हो तो पार्टी। और ये वो पार्टियां नहीं है जो हम मिलेनियल्स बचपन में करते थे कि कोल्ड ड्रिंक ली, चिप्स लिए और हो गई पार्टी। ये पार्टीज वो हैं जिनमें सारी रात अतनंगा नाच होता है, महंगे से महंगा नशा किया जाता है। अमीर और गरीब के नशा करने में सिर्फ एक फर्क है कि जब कोई मिडिल क्लास नशा करके सड़क पर आता है तो फिर वो सरिये, गाड़ी की बैटरी और रोड रिफ्लेक्टर चुरा कर बेचता है, मगर अमीर का बच्चा जब नशा करता है तो वो सीधा गरीब की जान ही ले लेता है। नताशा का केस याद है ना? घर से आइस का नशा करके निकली और कितनी ही जिंदगियां निकल गई। इसी तरह एक मशहूर सहाफी का बेटा नशा करके गर्ल्स कॉलेज में घुस गया और वहां टीचर की पिटाई कर दी। गरीब नशा करे तो मरेगा गरीब, मगर अमीर नशा करे तब भी मरेगा बेचारा गरीब। गरीब से याद आया, अमजद की कहानी तो रह ही गई। वो बच्चा जो कभी माँ बाप का सहारा था, पुल के नीचे बेसहारा था, सूख कर हड्डियों का ढांचा हो चुका था। खाने को तो पहले ही मुश्किल से मिल रहा था, अब नशे का आसरा भी नहीं रहा। जब नशा नहीं मिला तो इतना जुनूनी हो गया कि खुद को मारने और काटने लगा। लोगों ने पकड़कर रिहैबिलिटेशन सेंटर भेज दिया। वहां उस जैसे और भी कई लड़के मौजूद थे जिनके हाथों और पैरों पर कटने के निशान थे। जो किसी ने नहीं लगाए थे उन्होंने ही खुद को नोचा था, क्योंकि जब नशा नहीं मिलता तो उनकी हालत खैर हो जाती है। पाकिस्तान में हर साल नशे के 6.7 मिलियन केसेस रिपोर्ट होते हैं और ये दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। दुआ दें हमारे मर्दे मोमिन, मर्दे हक ज़ियाउल हक को, जिनके दौर में पाकिस्तान चर्सियों की जन्नत बन गया और उस दौर से आज तक ये कारोबार चल रहा है। वो घर के वॉशरूम में बैठा बुरी तरह रो रहा था। पहली बार जो चर्स पीने से मजा और सुरूर मिला था, उसकी तलाश में उसने हर किस्म का नशा कर लिया, मगर बेकार रहा।
दोस्त, रिश्तेदार, पढ़ाई, सेहत सब उसका साथ छोड़ चुके थे। उसने अपने हाथों पर पाइप बांधा मगर कोई नस न मिली। विड्रॉल्स इतने शदीद हो गए कि शाहजेब ने अपना सर दीवार पर मार लिया। खून का एक फव्वारा निकला और बेहोश हो गया। आंख खुली तो वो बेड पर लेटा था। माँ बाप और दोस्त परेशानी से उसका चेहरा तक रहे थे। यूं समझ लें कि कुदरत ने उसे जीने का एक और मौका दिया था। बाप ने मशहूर और बेहतरीन रिहेबिलिटेशन सेंटर में शाहजेब को एडमिट करवा दिया। 3 सालों में वो कहां से कहां पहुंच चुका था। एक स्मार्ट, पढ़ने लिखने वाला लड़का जिंदा लाश बन गया। ऐसे कई शाहजेब हैं जो सिर्फ घर वालों की लापरवाही की वजह से इस हाल तक पहुंच गए हैं। मेरी कॉलेज लाइफ खराब हो गई थी, मैंने बड़ी मुश्किल से पहले लेवल्स कंप्लीट किया यहाँ से निकल के। वो मुझे पछतावा था। अभी तक मैं एसी से के आधा, मैं 2 साल 2.5 साल एसी से कर चुका था, लेकिन मैंने अभी एसी से मुझे 3 महीने हुए स्टार्ट किए। मेरी बहनें तकरीबन उन अड्डों पे जाके मुझे ढूंढती और उस नशे की हालत में मुझे ये चीज़ महसूस नहीं होती थी कि यार मेरी बहनें इस जगह पे, गंदी जगह पे आ गई। मेरे दादा बूढ़े हैं, उनको हम लोग अब्बू बोलते थे, तो उनकी एक तस्वीर हमारे ड्राइंग रूम में लगी हुई है। वो अभी भी मैं देखता हूँ ना, तो मैं देखता हूँ कि सिर्फ वो मुझे ही देख रहे हैं और उनकी एक ही ख्वाहिश थी, मेरा काजमैन, मेरा चांद बस मेरी ज़िंदगी में ठीक हो जाए। मैं सिर्फ यही चाहता हूँ। हाजी साहब की बेटी को देखने कुछ लोग आए थे, याद है ना हाजी साहब? मैंने शुरू में कहा था कि नाम याद रखिएगा, जैन के वालिद। जी हाँ, वो घर से बाहर सामान लेने के लिए निकले। सिग्नल पर रुके तो उन्हें एक चरसी फुटपाथ पर बैठा नजर आया। वैसे तो हर दूसरे सिग्नल पर हाजी साहब को चरसी दिख ही जाते थे, मगर उसे देखकर हाजी साहब चकरा कर गिर पड़े, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि उनका बेटा जैन ही था। हाजी साहब तो बहुत दीनदार थे, इसलिए जैन भी 5 वक्त का नमाजी था। मगर उसके चर्च की तरफ आने की वजह क्या बनी? सिर्फ ये कि हमारे मुल्क में जिस तरह शराब को हराम समझा जाता है, वैसे चर्च को नहीं समझा जाता। इस्लाम इस बारे में क्या कहता है? It's haram in Islam. Single word, one sentence, you know. कच्ची आबादी के एक घर में लोगों का रश लगा हुआ था। वो घर अमजद का था, क्योंकि आज अमजद घर लौटा था, लेकिन अपने पैरों पर चलकर नहीं बल्कि 4 कांधों पर। जी हाँ, वो नशे से ये जंग हार चुका था। जिंदगी के 13 साल उसे कभी अच्छी ग़िज़ा नहीं मिली। पेट भरकर खाना तो उसके लिए ईद से कम नहीं होता था। ऐसे कमजोर जिस्म को सिर्फ खालिस नशा मिला जो वो बर्दाश्त न कर सका, और रिहेबिलिटेशन सेंटर में ही इलाज के दौरान वो चल बसा। रिकवरी अफोर्ड करना, ट्रीटमेंट अफोर्ड करना, यहाँ फ़र्क आ जाता है। जरा पैसे वाला है तो वो 4-6-8 ट्रीटमेंट करा सकता है, जो गरीब है वो शायद 4-6-8 नहीं करा सकता। उसके पास चांसेस ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो कम होते हैं। माशाल्लाह कुरान शरीफ 10 दफ़ा ख़त्म किया है। मैं 5 वक्त का नमाजी लड़का हूँ। मैं सुबह ताजुद के टाइम पे मस्जिद में जाता था, अल्लाह जानता ही। सिपारा आधा सिपारा माइक के ऊपर तिलावत करता था, मैं खड़ा हो गया। मेरे को नशे करने से हासिल कुछ भी नहीं हुआ। मैंने जिल्लत और रुसवाई, फुटपाथ काटे हैं। मैंने अपनी 33 इयर्स की लाइफ में कोई ऐसा शख्स नहीं देखा जो ड्रग्स भी ले रहा हो और एक कामयाब शख्स भी हो। मुझे चाहता हूँ कि मैं अपने अम्मी से गले लगा के सोऊं, अम्मी के साथ, अब्बू के साथ गले लगा के सोऊं। मुझे ये लाइफ नहीं चाहिए। नशा नहीं करता तो यहाँ पर भी नहीं आता, बदनामी नहीं होती मेरी। जिनकी नज़रों में गंदा हुआ मैं घर वालों के, ख़ानदान वालों के, बाहर वालों के, जहाँ काम पे जाता हूँ वहाँ पे अफसोस तो होता है बहुत यार कि नशों में बहुत टाइम ख़राब किया। अगर नशों में टाइम ख़राब नहीं करते, तनाई में इतना वक्त नहीं गुजारते, तो ना जाने अब हमारी कितनी प्रॉपर्टियाँ होती, कितने बैंक बैलेंस होता, कितनी गाड़ियाँ होती। सर सब खो दिया मैंने, सब खो दिया। शाहजेब अमीर घराने का था। अच्छी खुराक, केयर और रिहेबिलिटेशन सेंटर में प्रॉपर तवज्जो मिलने की वजह से वो जिंदा रहा, और जैन वो शायद मजीद कुछ और साल जी ले। बस यही फ़र्क है अमीर, मिडिल क्लास और गरीब चर्सी में। कोई मर मर कर जीता है और कोई मर ही जाता है। आप किसी भी क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, मगर याद रखें कि चर्च के पहले कष्ट से ही आपकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है।